थर्ड पेपर टीचिंग एंड लर्निंग का टॉपिक है अधिगम। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करवाऊंगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। अधिगम अधिगम के अगर अर्थ देखे जाएं तो इसके दो तरह से अर्थ देखने सामने आते हैं, संकुचित अर्थ में और एक है व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में अधिगम से तात्पर्य है सीखना। सीखना यानी किसी भी क्रिया को सीखना, वो आता है अधिगम, लेकिन ये इसका संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में अधिगम के अर्थ में सम्मिलित होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन अर्थात जब किसी क्रिया को हम करना सीख रहे होते हैं उसके पहले हमारा व्यवहार कुछ और होता है, और जब हम उस क्रिया को सीख चुके होते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात जब बच्चा एक स्कूल जाता है और स्कूल जाने से पहले उसको ABCD 1 2 3 इसकी किसी भी बात की जानकारी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो विद्यालय में आता है, नर्सरी में पढ़ता है या KG में पढ़ता है, तो उसको अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, उसको काउंटिंग आ जाती है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि व्यवहार से क्या तात्पर्य है। तो जो ये व्यवहार शब्द है, इसको जानकारी में लाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे मैकडूगल। सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग मैकडूगल ने किया था, लेकिन व्यवहार का विज्ञान, ये सबसे पहले जब मनोविज्ञान आया तो एक मनोविज्ञान अलग विषय नहीं था, लेकिन जब इसको अलग विषय बनाया गया तो सबसे पहले जो व्यवहार का विज्ञान है, ये सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर ये मन का विज्ञान हुआ, फिर आगे J.B. वॉटसन एक शिक्षा शास्त्री रहे हैं, इन्होंने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। इन्होंने ये कहा कि व्यवहार का विज्ञान ही अधिगम है। अब व्यवहार का विज्ञान क्या होता है? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन से जो नवीन ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हम उसमें व्यवहार के विज्ञान में हम उसका अध्ययन करते हैं। व्यवहार का विज्ञान, अब व्यवहार में परिवर्तन मुख्यतः 3 कारणों से आता है। सीखना कहा गया है, व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया को सीखना कहा जाता है। अधिगम का जो व्यापक अर्थ है, इसके अनुसार व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया को अधिगम कहा जाता है। और ये जो व्यवहार का जो परिवर्तन है, ये 3 कारणों के कारण होता है। एक तो होता है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, यानी इन तीनों से संबंधित किसी भी क्रिया के कारण अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो हम उसको सीखने के अंतर्गत रखते हैं। फर्स्ट है अभ्यास। जब हम किसी क्रिया को बार बार करते हैं तो आखिर में हमें वो कार्य करना आ जाता है, इसको हम कहते हैं अभ्यास। प्रशिक्षण, जब किसी कार्य को सीखने के लिए हम एक निश्चित समय पर हम किसी क्रिया को सीखते हैं, एक निश्चित मतलब जैसे मान लो 6 महीने का कोर्स है या 3 महीने का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है, जैसे B.Ed भी एक प्रशिक्षण कार्य कहा जाता है। तो जिस प्रशिक्षण से किसी क्रिया को सीखने के लिए जब हम किसी विशेष प्रशिक्षण क्लासेस का ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसको हम कहते हैं प्रशिक्षण। और एक होता है अनुभव। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में दिन पर दिन नए नए अनुभव प्राप्त करता रहता है, और उस अनुभव से कुछ अच्छा कुछ बुरा हमें जब नया नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है तो हम उसको कहते हैं अधिगम। जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा पे जाने के समय हमने पहले पूर्व तैयारी नहीं की है और हमें यात्रा में जाने के बाद कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो जब अगली बार हम यात्रा पे जाएंगे तो हमें अनुभव हो गया कि हम पिछली वाली गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे, और हम पहले से ही पूरी तैयारी के साथ यात्रा पर जाएंगे ताकि हमें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब सीखना क्योंकि सिर्फ इन 3 कारणों से संबंधित ही है, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। स्थायी मतलब ना भूलने योग्य, जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे, वो होता है। इसके अलावा भी परिवर्तन तो और भी कई चीज़ों से व्यवहार में आ सकता है, लेकिन वो अधिगम नहीं कहलाता। जैसे है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में मैच्योरिटी आती जाती है और उसके कारण भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन ये अधिगम नहीं है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना ले लोगे तो वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएगा, लेकिन अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, किशोर हो जाता है, और अगर आप उसकी पसंद की कोई चीज़ ले लेंगे तो वो रोना स्टार्ट नहीं करेगा।
मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, लेकिन ये अधिगम नहीं है। इसके अलावा संवेगात्मक विकास, संवेग सबके अलग अलग होते हैं, हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है, तो संवेगात्मक विकास के कारण भी परिवर्तन जो होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन ये अधिगम नहीं आता है। इसके अलावा होता है मूल प्रवृत्तियाँ। कई बालकों में मूल प्रवृत्तियाँ जन्म से ही कुछ गुण लेकर वो विकसित होते हैं और उनमें परिवर्तन आता है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन उनसे आता है कि बच्चे पहले कुछ गंदी आदतें होती हैं। हर बच्चा जब एक उम्र में बढ़ता जाता है तो वो कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें सीखता है, लेकिन समय के साथ वो उन आदतों में परिवर्तन कर लेता है। ये होता है मूल प्रवृत्ति के आधार पर, लेकिन ये जो कारण है ये व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित हैं, लेकिन ये अधिगम से संबंधित नहीं है। अब हम अधिगम की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। यानी किसी भी नई आदत को विकसित करना, किसी भी चीज़ के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करना और किसी भी नए ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान का अर्जन करना, ये अधिगम कहलाता है। ठीक है, मतलब लर्निंग में इन तीनों चीज़ों का होना, इन तीनों में से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है, तभी हम उसको लर्निंग कहेंगे। नेक्स्ट है विलियम वुडवर्थ के अनुसार अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान ग्रहण करता जाता है उसका विकास होता चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए अधिगम को विकास की प्रक्रिया बताया गया है। अर्थात नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। जब भी हम किसी नवीन चीज़ को, नई नॉलेज को, नए ज्ञान को सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना रेस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो इस अर्जन को, इस प्राप्त ज्ञान को हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है B.F. स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया है। अर्थात मनुष्य व्यवहार में परिवर्तन करता है। अनुकूलन होता है एडजस्टमेंट करना। हमें पर्यावरण से, परिस्थितियों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो अधिगम ही वही है कि हम अपने व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया, हम किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट कर पाएँ, अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम सर्वाइव कर पाएँ, ये होता है हमारा अनुकूलन करना। तो अधिगम को अनुकूलन की प्रक्रिया माना गया है। अब हम अधिगम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है अधिगम एक प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम एक प्रक्रिया है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। अधिगम के लिए हमने 3 चीज़ें बताई हैं। अधिगम के लिए हमने 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण बताया है। उसमें है सबसे पहले अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। मतलब एक प्रक्रिया है, इसमें चाहे तीनों में से किसी भी कारण से अधिगम होता हो, लेकिन अधिगम एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ करते चले जाना होता है। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात हम जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो हम उसके अनुकूल क्रियाएं करते हैं। अगर हमारा उद्देश्य नहीं होगा तो हम उसके अनुकूल क्रियाएं नहीं करेंगे। तो अधिगम भी हम किसी कारण से करते हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति को, एक बालक को, अगर आपको डॉक्टर बनना है, उसको MBBS करना है, तो उससे पहले वो PMT फाइट करेगा। इट मीन्स उसका लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है MBBS करना या डॉक्टर बनना, तो उसके लिए वो अधिगम करता है, उसके लिए उसी तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। अतः अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। नेक्स्ट है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ये माना जाता है कि अधिगम जरूरी नहीं है कि कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा ही उसका ही अधिगम किया जाए। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता चला जाता है, ये सभी कुछ अधिगम के अंतर्गत आता है। अतः अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्रियात्मक प्रक्रिया। हाँ, अधिगम में हमें क्रिया करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि एक बालक बैठा है और ये बालक बैठा है और इसके सामने ये किताबों के ढेर पड़े हैं और वो किताबें इकट्ठी करके उसको लगेगा कि ये सारी किताबों का ज्ञान बच्चे के अंदर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चे इस किताब को खोलेगा, इसका अध्ययन करेगा, तो ही उसको वो ज्ञान प्राप्त होगा। अतः अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके लिए हमें क्रिया करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का। हाँ, अधिगम दोनों तरह का हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जो जीवन में उपयोगी होता है, अच्छा होता है। नकारात्मक जो गलत। बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो वो दोनों तरह की क्रियाएं करना सीखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है,
आतंकवादी गिरोह में जो मतलब जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं वो अधिगम तो करते हैं, लेकिन वो नकारात्मक चीज़ों का होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अधिगम नहीं किया होता है, उनको वो सिखाया जाता है तभी वो सीखते हैं। तो अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रक्रिया। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये सिर्फ मनुष्य से संबंधित ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी सभी अपने जीवन में अधिगम करते हैं और सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सीखते चले जाते हैं। हाँ, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसलिए इसके लिए यह अवश्यंभावी है। बाकी यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में सभी जगह एक समान चलती है। नेक्स्ट है बालक का महत्वपूर्ण स्थान। हाँ, अधिगम के लिए तीन चीज़ों का होना प्रमुख होता है। एक होता है बालक, एक होता है शिक्षक और एक होता है विषय वस्तु। लेकिन इन तीनों में ही बालक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बालक को अधिगम करना होता है। शिक्षक अधिगम तब करवाएगा जब बालक करने के लिए इंटरेस्टेड होगा। विषय वस्तु तभी बालक सीख पाएगा जब वो उसको सीखने के लिए तैयार होगा। अतः अधिगम में बालक का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अधिगम अनुभवों की व्यवस्था। अधिगम अनुभवों की व्यवस्था इसलिए है कि मनुष्य अनुभव प्राप्त करता जाता है। सिर्फ अनुभव को प्राप्त ही नहीं करता जाता है, बल्कि अपने अनुभवों को व्यवस्थित करता है। अच्छे अनुभवों को वो आगे यूज़ करता है, बुरे अनुभवों से वो शिक्षा प्राप्त करता है। अतः सिर्फ अनुभव लेना ही अधिगम नहीं है, बल्कि अनुभवों की व्यवस्था भी अधिगम है। अधिगम में मनुष्य अपने अनुभवों को व्यवस्थित करता जाता है, उनको सजोता जाता है और उनसे नवीन ज्ञान सीखता चला जाता है। नेक्स्ट है अधिगम ज्ञान का संचय। कोई भी सीखी हुई चीज़, कहा जाता है कि इकट्ठा किया हुआ धन ख़त्म हो सकता है, लेकिन प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी भी ख़त्म नहीं होता और बांटने से ये बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि अधिगम में एक व्यक्ति के पास ज्ञान का संचय होता है। जब भी हम कोई चीज़ सीखते चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले वाला जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो हमसे ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि हम नवीन ज्ञान को जैसे जैसे सीखते हैं तो हमारे पास ज्ञान का संचय होता चला जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है सीखना हस्तांतरणीय। जो हम सीखते हैं उसको हम हस्तांतरण दूसरों को कर सकते हैं। मतलब अपने सीखे हुए ज्ञान को अपने विवेक व बुद्धि के प्रयोग के आधार पर हम जो दूसरे व्यक्तियों को सिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं सीखना का हस्तांतरण। अर्थात सीखना ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान ले लिया और फिर हमने उसको अपने पास रख लिया और हम उसको आगे किसी और को नहीं सौंप सकते हैं। नहीं, सीखना यानी कि अधिगम हस्तांतरणीय क्रिया है। इसमें आप अपने ज्ञान को हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपनी अधिगम की विशेषताएं पूरी होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में हम जो पढ़ेंगे, जो अधिगम के प्रकार, जो मुख्य प्रकार हैं जो देने का कार्य किया गया है, इसके प्रतिपादक है रॉबर्ट एस गेने। रॉबर्ट एस गेने शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने अधिगम के मुख्यतः 8 प्रकार बताए हैं और इन्होंने इसको अधिगम सोपानकी भी कहा जाता है। ये 8 प्रकार में महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारे जो प्रकार हैं वो हर अगला जो अधिगम का प्रकार है उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्व अधिगम का प्रकार है। अर्थात जब तक बालक को पहले वाले अधिगम प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अगले अधिगम प्रकार का अध्ययन के योग्य नहीं होता है।